प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। एक नए उपविषय के साथ आप सबके समकक्ष उपस्थित हुए एक बार फिर से आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पर। आशा करता हूं मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको लाभान्वित कर रहे हैं। और आज मैं एक सेकंड ईयर का एक पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। काफी दिनों से अनछुआ था, तो मैंने सोचा कि आज इस पे एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए। और कई सेकंड ईयर के बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए कि आप सेकंड ईयर के जेंडर और इंक्लूसिव एजुकेशन पे लेक्चर क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो उपविषय है वो है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। इस थोड़ा लेंथी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्यापक होने के नाते हमें इसकी समझ होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं कहूं कि किसी कंपटीशन जो एग्जाम आपने देने हैं उसके दृष्टिकोण से भी ये पेपर जो है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिसाइड किए हैं। पहला है डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन। इस वीडियो लेक्चर के बाद आप मानसिक मंदता को परिभाषित कर सकेंगे। एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, वो कौन से कारण हैं जिनसे मानसिक मंदता होती है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन। कई लोग मेंटल इलनेस को, मानसिक बीमारी जो होती है, और मानसिक मंदता होती है, ये दो विभिन्न अलग अलग तरह के टर्म हैं, दो अलग अलग तरह की मानसिक स्थितियां हैं। उनके अंदर विभेद को हम समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई मेंटल रिटार्डेशन, हम पहचान सूचक को जांच पाएंगे कि हमारे सामने कक्षा में जो बच्चा बैठा है, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है, आप किसी बच्चे पे निगाह डालते हैं, वो किस तरह के जो सूचक हैं वो पैदा करेगा, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या होंगे। क्लासिफाई एमआर, जो मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे हैं उनको क्लासिफाई कैसे करें, उनका जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाएगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, कौन कौन से टाइप है उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सजेस्ट प्लेसमेंट एंड एजुकेशनल मेजर्स ऑफ एमआर चिल्ड्रन, ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक का इसका टीचिंग पॉइंट है, जिसके अंदर हम उनकी शैक्षणिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे बच्चे अगर हमारे पास विद्यालय में आ जाएं, हमारे आस पड़ोस में है, भगवान ना करे कि किसी के घर में अगर ऐसा बच्चा है, तो उनको हम किस तरह से शिक्षित कर सकते हैं। और लास्ट में होगा कि सामान्य अध्यापक, क्योंकि हम जनरल बीएड कर रहे हैं, तो सामान्य अध्यापक होने के नाते हम उसके लिए किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। 1905 के अंदर अल्फ्रेड बिनेट डेवलप्ड ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स हु कुड नॉट एक्सपेक्टेड टू फेल इन द रेगुलर स्कूल करिकुलम। अल्फ्रेड बिन्ने ने 1905 में जो नियमित विद्यालय होते हैं उनके पाठ्यक्रम में जो बच्चे फेल हो जाते थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए एक टूल डेवलप किया, एक टूल बनाया, विच वाज यूज्ड इन यूएसए बाय हेनरी हर्बर्ट गोडार्ड, जिसको हेनरी हर्बर्ट गोडार्ड के द्वारा यूज किया गया। 1916 में टर्मन ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और इस एडिशन को स्टैंडर्ड बिन्ने इंटेलिजेंस स्केल के नाम से पहचाना जाने लगा। और इससे बच्चों का जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं, वो आईक्यू जो है उसकी जांच की जाने लगी। यहां से हिस्ट्री प्रारंभ हुई। उससे पहले आईक्यू को जांचने का हमारे पास कोई आधार नहीं था। अब बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन और किन किन नामों से जाना जाता है। सिमिलर टर्म्स यूज्ड: मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल हैंडीकैप, मेंटल सबनॉर्मेलिटी, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। ये कुछ शब्द हैं जिनको आजकल इस टर्म को परिभाषित करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन मैंने इसमें कोट करी है। पहली है डॉल की 1941 की, जिसको बहुत ही प्रारंभिक डेफिनेशंस में से माना जाता है। 1941 में इन्होंने इसको डिफाइन किया था। और देखिए डॉल कितने मतलब अलग तरह के रहे होंगे कि 1941 में उन्होंने इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू हिम, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉल के अनुसार जो मानसिक रूप से मंद बच्चा है वो कई तरह की विशेषताएं दर्शाता है। वो क्या क्या हो सकती है? सोशल इनकम्पिटेंसी, सामाजिक अकुशलता, सामाजिक रूप से कुशल नहीं है, असामाजिक प्रकार का होगा, सामाजिक परिस्थितियों में जाने से बचेगा। मेंटल सबनॉर्मेलिटी, मानसिक जो उसकी योग्यताएं हैं वो उसके हम उम्र सामान्य बच्चे से कम होगी। द डेफिशिएंसी इज डेवलपमेंटली लिंक्ड, उसकी जो कमी है,
जो उसकी मानसिक बुद्धि की जो कमी है, उसके आईक्यू की जो कमी है, वो उसके विकास के, शरीर के सभी चरणों में दिखाई देगी। उठना, बैठना, बोलना, चलना, हाथों का उपयोग करना, पैरों का उपयोग करना, ये सारी जो चीजें हैं वहां पर वो दिखाई देगी, इनमें वो कमजोर नजर आए। द रिटार्डेशन फाइनली कम्स ऑन मैच्योरिटी। धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता चीजें जो है वो मैच्योरिटी पर पहुंच जाती। रिटार्डेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन ओरिजिन। रिटार्डेशन जो होता है वो ओरिजिन से कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। और लास्टली इट इज इसेंशियली इनक्योरेबल, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये डॉल ने परिभाषित किया इस टर्म को। एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, 1983 के अंदर मानसिक मंदता का एक एसोसिएशन है, एक संगठन है अमेरिका का, उन्होंने इसको डिफाइन किया है। मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ये कहता है कि जो हमारी बौद्धिक फंक्शनिंग है, बुद्धि की जो क्रियात्मकता है, उसका सामान्य से नीचे हो जाना जो है वो मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है, मानसिक मंदता कहलाता है। रिजल्टिंग इन और एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट इंपेयरमेंट इन अडप्टिव बिहेवियर। वो जो इंपेयरमेंट है वो कहाँ कहाँ नजर आती है? अडप्टिव बिहेवियर में। जो बिहेवियर को आप आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको करने में आप अक्षम नजर आते हैं। एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है उसके अंदर वो नजर आता जाता है। ये दो डेफिनेशन है जिसमें हमने ये जाना कि बच्चे का बौद्धिक स्तर जो है वो न्यून रह जाता है, कम रह जाता है, सामाजिकता कम होगी, क्रियात्मकता कम होगी, विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें भी वो प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कॉजेस की। पहला है जेनेटिक, आनुवांशिक। आनुवांशिकता से ये आता है। अगर आपके आनुवांशिकी के अंदर किसी को अगर ऐसा रोग है तो मान के चलिए कि आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। दूसरा है लेड पॉइजनिंग, शीशा विषाक्तता। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे कुछ टाइम पहले तक, अब तो बहुत रिफाइंड पेट्रोल आने लगा है, शायद भारत सबसे ज्यादा रिफाइंड पेट्रोल और डीजल देने वाले देशों में से एक है विश्व के अंदर। पहले अनलेडेड पेट्रोल लिखा होता था, जो पेट्रोल डालने की जो मशीन है उसके ऊपर ग्रीन, उसके अंदर शीशे की मात्रा होती है। जहां पर बैटरी का काम होता है, बैटरियां बनाई जाती है, वहां पर इस तरह की चीजें होती है। उसके इर्द गिर्द जब ये फैक्ट्रीज में काम चलता है तो वहां पर ये जो वायु के अंदर मिल जाता है, या कई बार पानी के जरिए हमारे अंदर या भोजन के जरिए चीजें चली जाती है, उससे भी ये देखने को मिलता है। अगला है रुबेला या जर्मन मीजल्स, जिसको जर्मन खसरा कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान मां को होना, या प्रारंभिक अवस्था में जन्म के प्रारंभिक कुछ हफ्तों में या प्रारंभिक 1 या 1.5 महीने में बच्चे को अगर ये हो जाता है तो बहुत चांस है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन, संक्रमण हो जाना, कोई गंभीर संक्रमण हो गया, संक्रामक रोग हो गया, और उसके साथ साथ इंटॉक्सिकेशन, कोई नशीली दवा या कुछ और दे दिया, उससे भी ऐसा हो सकता है। माँ के साथ इंटॉक्सिकेशन हुआ हो, माँ को इन्फेक्शन हुआ हो गर्भ के दौरान, जब माँ ने कंसीव किया हुआ है बेबी, उस दौरान माँ के अंदर अगर संक्रमण है या नशा है तो भी हो सकता है। और अगर इनिशियल स्टेज पर बच्चे को हो जाता है तो भी ये देखने को मिलता है। अगर है अगला है मदर फर्टल ब्लड ग्रुप इनकम्पिटेबिलिटी, मातृ भ्रूण रक्त समूह असंगति। माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो भ्रूण का जो ब्लड ग्रुप है उससे मैच ना होना। मोस्टली ये होता है कि माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो बच्चे के मैच होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है और कई बार बच्चा सर्वाइव भी नहीं करता। एक्सरे बर्थ इंजरीज, जरूरत से ज्यादा एक्सरे करवाना, ये भी घातक होता है गर्भावस्था के दौरान। और बर्थ इंजरीज जन्म के समय, जैसे आजकल कहते हैं कि सिजेरियन बेबी हुआ है, जब उसका ऑपरेशन हो रहा है माँ का, जब उसको गर्भ से बाहर निकाला जा रहा है, उसके जो ब्रेन का पार्ट है, सर का जो पार्ट है, अगर वहां कोई थोड़ी सी भी चोट लग जाए, कोई फोर्सेप्स या कोई चिमटी या कोई चीज टच हो जाए तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगला है ट्रॉमा, आघात, कोई गंभीर आघात लग जाए। एनोक्सिया, एनोक्सिया है, आपने साल एक पहले देखा होगा कोविड के अंदर लोगों को ऑक्सीजन के लिए मरते हुए, ये एनोक्सिया की सिचुएशन थी। तो एनोक्सिया है लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कब होता है? गर्भावस्था के दौरान माँ को कुछ ऐसा हो गया कि वो बेहोश हो गई या कुछ और दिक्कत हो गई या गंभीर बीमारी होगी तो बच्चे तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। या जन्म के तुरंत के समय, जैसे बच्चे को कहते हैं कि बच्चा रोया नहीं अभी तक,
क्यों रुलाना जरूरी है? ताकि सांस ले तो उसको, अभी तक तो गर्भनाल से मां से जुड़ा हुआ था, जैसे ही वो गर्भनाल कटती है अब वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो गया है। अब उसको अपना पूरे बॉडी का सिस्टम खुद चलाना है, और उस समय अगर उसको प्रॉपरली सांस नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बच्चा नीला पड़ने लग जाता है, और नीला पड़ते पड़ते ये समस्याएं कई बार हो जाती है। इसको एनोक्सिया कहा जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगला ब्रेन डिजीज, मस्तिष्क के रोग। कई बार जन्म के बाद बच्चों को कोई मस्तिष्क के रोग हो जाते हैं, उससे भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और अगला है डेप्रिवेशन, अभाव। बच्चे को गर्भावस्था के दौरान ठीक तरह का माँ का जो लालन पालन नहीं हुआ, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाया, तो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। या जन्म की प्रारंभिक जो स्टेज है उसके अंदर बच्चे को ठीक से वातावरण और ठीक से आहार ना मिलना भी इसका एक कारण होता है। ये कुछ सामान्य कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर रिसर्च ये कहती है कि इन कारणों का समावेशन जहां पर हो जाता है वहां पर मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो टर्म है, एक है मेंटल रिटार्डेशन और एक है मेंटल इलनेस। मेंटल रिटार्डेशन क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, यहां पर उनमें विभेद करने की कोशिश की गई है। मेंटल रिटार्डेशन है, उसकी कुछ सूचक है। मानसिक मंदबुद्धि होना क्या है, स्मॉल हेड, बच्चे का सिर बहुत ही छोटा सा होता है। हमारे कंधे जो हैं उसके ऊपर हमारा जो सिर लगा हुआ है, आप शीशे में अपने आप को देखते होंगे, आपको नहीं लगता आपके अनुपात के हिसाब से वो ठीक लगा हुआ है। उन बच्चों का सिर बहुत छोटा हो, या बहुत कई बार होता है बहुत बड़ा भी होता है। हाइड्रोसेफलस और माइक्रोसेफलस दो तरह के होते हैं। दूसरा है बिग और स्मॉल एंड स्लैंटिंग आईज, बहुत बड़ी बाहर की तरफ निकली हुई आंखें भी हो सकती हैं और बहुत ही छोटी छोटी आंखें हो सकती हैं। स्क्विंट्स, तिरछा देखता है, जिसको भेंगापन हम कहते हैं। ए थिक टंग, उसकी जीवा जो है वो मोटी होगी, थिकनेस ज्यादा होगी, मुंह खुला रहता है, कई बार जीव ऐसे बाहर दिखेगी कि बहुत मोटी सी जीव है। द ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा, उसके मुंह से लार जो है वो लगातार टपकती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि इसको संभालना है। इरेगुलर टीथ, उसके जो दांत है वो उतने वेल अरेंज नहीं होते जितने एक सामान्य बच्चे के होते हैं। शॉर्ट एंड फैट लिम्स, आपके पैरों का आकार और आपके हाथों का आकार आपके शरीर के हिसाब से ठीक है, उन बच्चों के पैरों और हाथों का आकार शरीर के हिसाब से छोटा होगा और उनकी जो मोटाई है वो ज्यादा होगी। लंबाई में हाथ और पैर छोटे होंगे परंतु वैसे मोटे होंगे। फ्लैट फिट, उनकी जो तली है पैर की वो सीधी होगी, उसमें जो गहराई होती है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। ये कुछ सूचक हैं मेंटल रिटार्डेशन के। इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, वो है आईक्यू लेवल का लो होना। अब बात करते हैं मेंटल इलनेस की, जो कभी भी किसी को भी किसी भी समय हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो मेंटली इल होगा, बिहेविंग इन ए स्ट्रेंज मैनर, एक अजीब तरह का व्यवहार करेगा आपसे, देखने में लगेगा कुछ ठीक नहीं है इसके साथ। बिकमिंग मूडी और विड्रॉन, मूडी हो जाएगा, नहीं कहते कई बार यार तू तो मूडी है। और विड्रॉन क्या है, परिस्थिति विशेष से अपने आप को पीछे हटा लेगा। किसी भी काम करने के लिए स्टेप उठाएगा, उठाते ही उसको लगेगा नहीं फेलियर है, वापस खिसक जाएगा, फिर वापस परिस्थितियों को, स्थान को, जगह को छोड़कर पीछे की तरफ भागने की प्रवृत्ति जो है विड्रॉन है। हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज, आत्महत्या करने के विचार मन में आते, बहुत खतरनाक सूचक है। सीइंग एंड हियरिंग थिंग्स विच अदर्स डू नॉट सी एंड हियर, उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देती ना सुनाई देती। वो कहेगा वो देखो आ गया आ गया आ गया, मारेगा मारेगा मारेगा, कोई मेरे को बुला रहा है, हमें नहीं लगता। हम कहते हैं कोई नहीं है, देख मैं तेरे पास खड़ा हूं, नहीं, वो कहते हैं वो आ गया, देखो वो मेरे सामने खड़ा। इस तरह की हरकतें जो मेंटली इल होगा वो करेगा। सस्पेक्टिंग अदर्स एबनॉर्मली, पास से चलता हुआ व्यक्ति, मान लीजिए एक मेंटली इल व्यक्ति है, उसके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको लगेगा वो मेरे को मारने आ रहा है, सस्पेक्ट करेगा, उस पर शक करेगा। इसीलिए कई बार होता है कि जो मेंटली इल पर्सन है वो एक सामान्य व्यक्ति पर हमला कर दे। उसका हमला करने का या उसको हानि पहुंचाने का उसका उद्देश्य शायद यही होता है कि वो उसको सस्पेक्ट कर रहा है कि वो मेरे को हार्म करने के लिए आ रहा है, वो मेरे को चोट पहुंचाने की, आघात पहुंचाने के लिए आ रहा है। बिकमिंग अनयूजुअल चीयरफुल एंड बूस्टफुल, बेवजह ही खुश हो जाएगा, बेवजह ही उत्साहित हो जाएगा। इस तरह की जो अवस्थाएं देखने को मिलती है वो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती है, वो मेंटल इलनेस होती है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमआर चिल्ड्रन, मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाए। आपकी कक्षा में एक बच्चा बैठा है, अब हम आईक्यू टेस्ट तो उसका ले नहीं पा रहे, तो हम कैसे पहचानेंगे? कुछ सूचक बताए गए, इनमें से अगर किसी बच्चे में कई सारे सूचक एक साथ नजर आए तो हमारे
जो कान है वो खड़े हो जाने चाहिए। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस बच्चे में कुछ गलत घटित हो रहा है, और उस समय हमें अध्यापक होने के नाते उसके पेरेंट्स से, किसी साइकोलॉजिस्ट से उसके साथ संपर्क करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो पढ़ रहे हैं। पहला है डिस्प्लेज पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स कॉन्स्टेंटली, लगातार बहुत ही कमजोर जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो दिखाता है। पेपर में नंबर नहीं आ रहे, आपने फिर पढ़ा दिया फिर भी नहीं आए, आपने उसको आसान क्वेश्चन ही दे दिए कि यही करने हैं फिर भी नहीं आए। इस तरह के प्रयास के बाद भी बच्चा अगर नहीं कर रहा, मतलब ये है बच्चे का आईक्यू लेवल से ऊपर की बात हो। दूसरा, रिलाइज टू मच ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। आप जो सामने प्रत्यक्ष चीजें जो दिखाते हैं उन प्रेजेंटेशन पर, उन प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान देता है, उन पर ही आश्रित हो जाता है। आप अदृश्य कोई चीज बताने लगिए, आप ऐसे एक स्थिति कक्षा में क्रिएट कीजिए जो सामने नहीं है, ऐसा उदाहरण दीजिए, बच्चे के पकड़ से बाहर हो जाएगा। आप उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको समझ नहीं आ रहा। हैज ए शॉर्ट अटेंशन स्पैन, उसकी जो एकाग्रता की जो सीमा है, समय सीमा, वो बहुत छोटी होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान भंग होगा, आपको टोकना पड़ेगा कि नहीं आप ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि ये बच्चा ज्यादा देर ध्यान नहीं लगा सकता। अगला है डिस्प्लेस शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है वो बहुत छोटी होती है। आपने बताया, थोड़ी देर बाद पूछा, भूल गया, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल भूला हुआ सा नजर आ रहा है, फिर बताएंगे फिर भूल जाएगा, फिर बताएंगे फिर भूल जाएगा। मेमोरी जो है वो स्थायी नहीं हो पाती, लॉन्ग टर्म नहीं देखने को मिलती, शॉर्ट टर्म होती है। हैज ए पुअर सेल्फ इमेज, उसका जो शारीरिक जो दिखावा है, बाहर से जैसा दिखता है, जिसको आप पर्सनैलिटी कहते हैं, आउटर पर्सनैलिटी, वो बहुत ही कमजोर हो। जैसे हमने पढ़ा, छोटे छोटे लिम्स हैं, आंखें बड़ी या छोटी हैं, जीवा बड़ी है, गर्दन जो है वो किसी तरफ झुकी हुई मिलेगी, लिम्स फैट होंगे, तो एक पुअर सेल्फ इमेज जो है वो क्रिएट करता है। लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास का जो अभाव देखने को मिलता है। हैज रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, संप्रेषण, वार्तालाप, वाणी, भाषा बहुत कम होती है, वार्तालाप में सक्षम नहीं होगा, शब्द टूटने लगते हैं, शब्द होते ही नहीं, टूटने क्या लगते, होते ही नहीं, टूटने तो एक आम व्यक्ति के भी लगते हैं जब हम कहीं बोलने लगते हैं। नेक्स्ट है सीक्स रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, बार बार आपसे पुनरावृत्ति चाहता है, अभ्यास चाहता है, एक बार और करवा दो, एक बार और करवा दो, कहता भी नहीं है, करवाना पड़ेगा। आपको यूं नजर आएगा ब्लैंक है, आपने बताया, थोड़ी देर बाद टटोला, पूछा, उससे प्रत्युत्तर चाहा, तो फिर वो क्या नजर आता है, खाली, ब्लैंक। डज नॉट टेक एनी इनिशिएटिव इन ग्रुप एक्टिविटीज, सबसे बड़ी समस्या कि वो सामूहिक गतिविधियों में कोई भी जो इनिशिएटिव है, पहल है, वो नहीं करता, बचने की कोशिश करता है सामूहिक गतिविधियों से। आगे बढ़ते हैं। ऑफन इनअटेंटिव एंड डिस्ट्रैक्टेड, अटेंटिव नहीं होगा। अटेंटिव कौन है, जो एकाग्र है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, इनअटेंटिव नजर आएगा। डिस्ट्रैक्टेड, कहीं और दिमाग लगा हुआ है, कहीं और जुड़ा हुआ है, आपसे मतलब जुड़ नहीं पा रहा, उसकी जो एकाग्रता है वो भंग देखने को मिले। नीड्स इमीडिएट रिवार्ड, आपसे वो तुरंत जो है वो पुरस्कार चाहता है, ठीक काम किया, थोड़ा सा जैसा भी किया, उसको आपको रिवार्ड देना पड़ेगा पॉजिटिव फीडबैक के रूप में। डिस्प्लेज फियर ऑफ फेलियर, असफलता का भय नजर आता है, ये तो सभी बच्चों में नजर आता है आजकल। हमने उनमें कामयाबी का ऐसा नशा पैदा कर दिया है कि कामयाब नहीं हुए तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये वाला सूचक तो 99% स्टूडेंट्स में, मैं कहूं कि 99 से आगे भी जाता होगा, 99.5 तक जो है वो उनके अंदर ये देखने को मिलता है। हैज पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एक सामान्य व्यक्ति का उठना, चलना, हाथों को यूज करना, पैरों को यूज करना, गर्दन को संभालना, जो हमारी मसल्स का, मांसपेशियों का जो संतुलन है वो बहुत सही होता है, इन बच्चों के अंदर ये बहुत कमजोर देखने को मिलता है। फेसेस डिफिकल्टी इन डूइंग थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, स्वयं के लिए काम करने में भी दिक्कत महसूस होती है, आश्रित रहता है। हैज प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस है उनको समझने में इसको दिक्कत आती है, जो आप निर्देश देते हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनमें समझने में इनको दिक्कत आती है, उनको फॉलो नहीं कर सकता। आपको लगता है कक्षा में कि ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता, परंतु समस्या उसको कुछ और है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को कैच ही नहीं कर पा, समझ नहीं आ रहा उसको। इज अनेबल टू सिट इन वन प्लेस फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट से ज्यादा वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकता। एग्जिबिट्स रेस्टलेस एक्टिविटी लाइक टैपिंग, पुलिंग एंड सो ऑन, बेचैनी वाली सी गतिविधियां करता है, टैपिंग, ये तो आम व्यक्ति में होती है, चेयर पे बैठा है, पैर हिला रहा है,
उंगली चटका रहा है, किसी चीज को खींच रहा है, इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। ऐसे लगता है जैसे बेचैन है। हैज प्रॉब्लम इन स्पीच, ऊपर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, सिमिलर, बोलने में दिक्कत आएगी। इज हाइपर एक्टिव, अति क्रियाशीलता नजर आए, इस काम को मैं पहले ही कर दूं। हाइपो एक्टिव भी होते हैं कई बार। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ये जो बच्चे हैं इनको किस किस श्रेणी में बांटा जा सकता है। दो तरह का क्लासिफिकेशन लिया है। पहला क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो मनोविज्ञान के आधार पर है। दूसरा क्लासिफिकेशन है जो हमारे काम का है, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। दोनों का आधार आईक्यू लेवल ही है, परंतु श्रेणियां अलग अलग बना दी गई। पहले लेते हैं साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहली श्रेणी है माइल्ड, 55 से 69 आईक्यू लेवल का जो बच्चा है वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, मतलब ये सामान्य बच्चे के नजदीक का है। दूसरा है मॉडरेट, आईक्यू लेवल है 40 से 54 के बीच का। सीवियर 25 to 39, और प्रोफाउंड आईक्यू बिलो 25। नीचे वाले जो दो कैटेगरी हैं, सीवियर और प्रोफाउंड, ये बहुत ही जटिल परिस्थितियों में बच्चे होते हैं। नीचे वाला तो जिंदा लाश के रूप में एक जीवन जिएगा, उसको आप अगर खाना खाना, डेली रूटीन की टॉयलेट करना, पानी पीना ये सिखा दें तो पर्याप्त है। अगला है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, शिक्षा के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई हैं। पहला एजुकेबल, जिनको पढ़ाया जा सकता है, शिक्षा योग्य, इनका आईक्यू लेवल 60 से 85 के बीच में दिखाया गया है। ट्रेनेबल 30 से 59 के बीच में दिखाया गया है। कस्टोडियल, जिनको कस्टडी में ही रखना पड़ता है, वो है बिलो 30। ट्रेनेबल, ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग कौन सी? जैसे मैंने बताया, खाना पीना, कपड़े पहनना, टॉयलेट यूज करना, थोड़े से ठीक है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, दुकान तक जाना, ये कुछ चीजें सिखाई। कस्टोडियल जो है वो पूरी तरह डिपेंडेंट रहेगा, उसके ऊपर जो नर्सिंग केयर टाइप की जो चीजें होती हैं वो लागू होती हैं। तो 2 क्लासिफिकेशन है, पहला मनोवैज्ञानिक आधार पर, दूसरा शिक्षा के आधार पर। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट और एजुकेशन की। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अब बच्चे को जीवन जीना सिखाना है, हम उससे वो अपेक्षाएं नहीं रख सकते जो एक सामान्य बच्चे से गणित में 99 नंबर लाने या 100 क्यों नहीं आए, साइंस में ऐसे क्यों नहीं हुआ, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश तो फ्लुएंटली बोल क्यों नहीं पा रहा, हिंदी में तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा, सोशल साइंसेज में तेरे को ये क्यों नहीं आ रहा, कंप्यूटर में तेरे को ये क्यों नहीं आ रहा। उससे हटके इनकी एजुकेशन कुछ अलग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। आफ्टर मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, 2 तरह के असेसमेंट करने हैं, एक चिकित्सकीय और दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार। द MR चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड इन ए सुटेबल एनवायरमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रॉपर केयर एंड ट्रेनिंग। बच्चे को उसकी आवश्यकता के हिसाब से ऐसे वातावरण और संस्थान में रखना चाहिए जहां उसका ध्यान भी रखा जा सके और उसको प्रशिक्षण भी दिया जा सके। द अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ रिटार्डेशन। बच्चे में मानसिक मंदता किस स्तर की है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ हो। 6 तरह की प्लेसमेंट बताई गई है। पहला है प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासेस, नियमित कक्षाओं में। सामान्य बच्चे के नजदीक का जो बच्चा है उसको सामान्य विद्यालय में नियमित कक्षा के अंदर उसको पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है प्लेसमेंट रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम क्या है? संसाधन कक्ष है। उस बच्चे के लिए कुछ अलग से चीजें रखी हुई हैं, किताबें जिसको पाठ्यक्रम कहते हैं, टीचिंग एड्स जो उसके लिए स्पेशल है, वो चीजें अगर हम सामान्य कक्षा से कुछ देर के लिए बुलाएं, 2 या 3 पीरियड रिसोर्स रूम में हम पढ़ा दें उसको। उसके बाद आता है प्लेसमेंट इन स्पेशल्स। जिन बच्चों में ये गंभीरता ज्यादा होती है उनको विशेष विद्यालय में रखा जाता है, सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जा सकता। ये प्लेसमेंट है विशेष विद्यालय के अंदर शिक्षा प्रदान करना। अगला प्लेसमेंट इन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर आवासीय विद्यालय हैं वहां पर भी इनको रखा जा सकता है, वो स्पेशल स्कूल भी हो सकता है। अगला है प्लेसमेंट इन ग्रुप होम। ये आजकल बहुत चल रहा है विदेशों के अंदर। एक घर जिसके अंदर जो अभिभावक के तौर पर या केयर टेकर के रूप में कुछ लोग मौजूद होते हैं, वहां पर विभिन्न आयु वर्ग के जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, अलग अलग श्रेणी के, उनको एक जगह रखा जाता है। उनकी संख्या मैक्सिमम 10 से 12 होती है, उससे ज्यादा नहीं। 5 से लेकर 10 या 12 बच्चे रखे जाते हैं, उनको वहां पर उनकी ट्रेनिंग या एजुकेशन जो है वो दी जाती है, वह ग्रुप होम। और लास्ट है प्लेसमेंट इन एक्टिविटी सेंटर्स। सिमिलर टू ग्रुप होम, ऐसे कुछ केंद्र बनाए जाते हैं। ग्रुप होम में तो बच्चा वहीं रहेगा, परंतु एक्टिविटी सेंटर में कुछ समय के लिए जाता है, एक्टिविटी करता है, फिर वापस आ जाता है। ये कुछ प्लेसमेंट्स हैं जो उनको जीवन के लाइफ स्किल्स या दूसरी चीजें सिखाने के लिए यूजफुल हो। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशन की। 2 स्टेज है, एक है प्री स्कूल एजुकेशन उन बच्चों की, और मैंने लिखा EMR, एजुकेशनली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात हो, जो हमने पीछे श्रेणी की थी एजुकेशनली
ट्रेनेबल और कस्टोडियल। इनमें जो EMR है उनकी बात हो रही है। उनको अगर प्री स्कूल एजुकेशन हमने देनी है, जैसे आजकल बच्चों के ऊपर हम 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्फेसिस शुड बी ऑन डेवलपिंग रेडीनेस स्किल्स। तैयारी के जो कौशल हैं, जीवन को कैसे तैयार करना है, खुद को कैसे तैयार, वो सिखाने हैं। रेडीनेस स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू। रेडीनेस स्किल में क्या क्या सिखाना है? पहला, सिट स्टिल एंड अटेंड टू द टीचर। एक जगह पर आराम से बैठना और अध्यापक को सुनना सिखाना। इसकी प्रैक्टिस करवानी है अपने प्री स्कूल के अंदर। फॉलो डायरेक्शंस, जो निर्देश दिए जा रहे हैं लिखित या मौखिक, उनको कैसे फॉलो करना है। डेवलप लैंग्वेज, भाषा का विकास करवाना है उसका, जैसे हो सके जितना बोल पाए, जो उसके श्रेणी के अंतर्गत या जो उसके IQ लेवल के आधार पर है, उसको उतनी भाषा सिखानी। इंक्रीज ग्रोथ एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी क्या है? एक मोटर कोऑर्डिनेशन है। मस्तिष्क जो है वो आपको निर्देश देता है, आप वैसी गतिविधि करते चले जाते हैं। आंखों को आंखों की है, हाथों को हाथों की है, जीवा को जीवा की है, नासिका से नासिका की है, पैरों को, सारे बॉडी को वो क्या कर रहा है? संदेश भेज रहा है, और ये मोटर कोऑर्डिनेशन है। तो बच्चों के मोटर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है। कैसे? होल्डिंग पेंसिल, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, कटिंग विद ए पेयर ऑफ सीजर्स, किसी चीज को उठाकर यहां से वहां तक कैसे रखना है, ये वाली जो चीजें हैं ये सिखानी। अगला है डेवलप सेल्फ हेल्प स्किल्स। आत्म सहायक क्रियाएं जो हैं, कौशल हैं, वो सिखानी। जैसे टाइपिंग नहीं, टाइंग है, ये मिस्टेक हो गया। टाइंग शूजेस, जूते कैसे, जो लेसेस हैं वो कैसे बांधने, जूते पहनने कैसे हैं। बटनिंग एंड अनबटनिंग, अपनी शर्ट के बटन कैसे बंद करने और कैसे खोलने हैं। जिपिंग एंड अनजिपिंग, जिप जो है पैंट की वो कैसे करनी है। टॉयलेटिंग, आपने टॉयलेट कैसे यूज करनी है। ब्रशिंग द टीथ, ब्रश कैसे करना है, खाना कैसे खाना है। ये वाली जो सारी चीजें हैं वो उसको सिखाई जा सकती है प्री स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत। इंटरेक्ट विद पीयर्स इन ग्रुप सिचुएशन, ये लास्ट में आता है कि अगर वो विकास कर रहा है धीरे धीरे इन चीजों में, तो हम उसको ये भी सिखाएं कि बाकी दोस्तों के साथ सामूहिक जो परिस्थितियां होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज जो होती हैं, उसमें इंटरेक्ट कैसे करना है, वार्तालाप कैसे करना है, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कैसे करना है। ये है प्री स्कूल की बात। अब बात करते हैं रेगुलर स्कूल में जो EMR बच्चा है उसको हम किस तरह की शिक्षा दें। अब वो 5 साल के बाद रेगुलर स्कूल में आ रहा है। EMR children should receive education in common with other general schools. इन जनरल स्कूल, सामान्य विद्यालय में EMR बच्चा जो है वो शिक्षा ले सकता है। उनका एजुकेशन का प्रोग्राम कैसा होगा? एकेडमिक स्किल्स। अब एकेडमिक की मैं फिर बता दूं, उनकी जो अपर लाइन है वो वाली नहीं है जो सामान्य बच्चे की। उसके लिए हमने 85, 90, 95, 99% मार्क्स की रखी हुई है, वैसा नहीं है। एकेडमिक स्किल सिखानी है, पढ़ना लिखना, गणितीय योग्यताएं वो सिखानी है। दूसरा है सोशल कॉम्पिटेंसीज, सामाजिक कुशलता सिखानी है। समाज में अपने आप को घर पे आए तो कैसे अटेंड करना है, आपने बाहर कैसे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज करना है, वो वाली जो चीजें हैं वो सिखानी है। पर्सनल एडजस्टमेंट, अपने आप को समायोजित कैसे करना है, ये तो मेरे हिसाब से हर आदमी को सीखने की आवश्यकता है। अब जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या हर व्यक्ति की ही चल रही है, इसी वजह से हम डिप्रेशन या दूसरी एंजाइटी या दूसरी प्रॉब्लम्स के अंदर जा रहे हैं कि हम पर्सनली एडजस्ट नहीं कर पाते। अगला है ऑक्यूपेशनल एडिक्वेसी। जो बच्चा ठीक है, जिसका विकास ठीक हो रहा है, उसको हम कोई व्यवसाय विशेष में भी ट्रेन कर सकते हैं। ये है ऑक्यूपेशनल एडिक्वेसी। नेक्स्ट है एजुकेशन इन रिसोर्स रूम और स्पेशल क्लास इन रेगुलर स्कूल। अब उनकी जो शिक्षा है वो किसकी सहायता से चलेगी सामान्य विद्यालय में? स्पेशल क्लास या रिसोर्स रूम, जिसमें रिसोर्स टीचर या स्पेशल टीचर उसको ट्रेन करेगा, सामान्य टीचर नहीं। जब वो रिसोर्स रूम में या स्पेशल क्लास में आता है तो वहां स्पेशल ट्रेनर है उसके लिए, और बाकी की कक्षाएं वो सामान्य बच्चों के साथ लगाता है। नेक्स्ट है करिकुलम शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स रेडीनेस स्किल। पाठ्यक्रम कैसा होगा? तैयारी के जो कौशल है वो सिखाने हैं, भाषा का विकास सिखाना है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अलग अलग तरह के संप्रत्यय हैं ये क्या होते हैं ये सीखना है, सोशली एडेप्टिव बिहेवियर, समाज के अंदर हमने व्यवहार कैसे करना है ये सीखना है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड हैंड राइटिंग, सामान्य गणित और लेखन योग्यताएं जो है वो सीखनी। अगला है इंस्ट्रक्शन शुड बी सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल इन नेचर। इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए? सिस्टमैटिक हो और सीक्वेंस में हो, व्यवस्थित होनी चाहिए और क्रम पूर्वक होनी चाहिए। अगर क्रम छोड़ा, पहला पाठ पढ़ाया फिर चौथा पढ़ाया, बच्चे को समझ आने में दिक्कत वैसे ही है। आपको पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यूं ही पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते।
एम्फेसिस शुड बी ग्रेजुअली प्लेस्ड ऑन वर्क हैबिट्स, काम की जो आदतें हैं उनके ऊपर आपने बल देना है जैसे जैसे बच्चा जो है वो आगे बढ़ता जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको व्यावसायिक ट्रेनिंग कैसे देनी है। फैमिली लाइफ एजुकेशन, लास्ट हमने क्या करना है, उस बच्चे को सेटल करना है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर। तो फैमिली लाइफ कैसी है उसकी हमने उसको शिक्षा देनी है। एज चाइल्ड मेक्स प्रोग्रेस, और ये कब सिखानी है, जैसे जैसे वो विकास करता चला जाएगा। तो ये दो तरह की शिक्षा व्यवस्था हमने देखी, एक प्री स्कूल एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन रेगुलर स्कूल। अब आगे आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ जनरल टीचर, सामान्य जो अध्यापक है उसकी भूमिका क्या है। एक सामान्य अध्यापक के नाते हम उसके शिक्षा के अंदर क्या कर सकते हैं। हम स्पेशली ट्रेन टीचर नहीं है, हमें वो टेक्निक्स नहीं आती, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो कुछ चीजें लिखी गई हैं। पहला है, टीचर शुड बी फेमिलियर विद द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआर चिल्ड्रन फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अब जैसे हमने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कुछ 10-15, अगर वो हमें पता है तो हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं, अगर वो हमें पता नहीं है तो हम उसमें अक्षम हो जाएंगे, हम उसमें सक्षम नहीं है, दिक्कत आएगी, तो हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा, ही शुड डेवलप ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट द एमआर चाइल्ड, उस बच्चे विशेष के प्रति हमें सकारात्मक होना पड़ेगा और आशावादी होना पड़ेगा, हमें हतोत्साहित नहीं होना, हमने हिम्मत नहीं छोड़ने की, नहीं जी मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मेरी क्लास में ये बच्चा नहीं पढ़ सकता ना। नेक्स्ट है, अवॉइड लेबलिंग द चाइल्ड। लेबलिंग क्या होता है, किसी बच्चे को नाम दे देना, तू तो बहरा है, तू तो ऐसा है, तेरे को तो कुछ समझ नहीं आना, तेरे बस की बात नहीं है। लेबलिंग जो है वो नहीं करनी है बच्चे की, अवॉइड लेबलिंग, और किसी भी बच्चे पे नहीं करनी चाहिए। अगर टीचर ऐसा करता है तो मेरे हिसाब से वो एक हीनियस टाइम है, बहुत बड़ी एक मैं क्या कहूँ, सजा देने लायक एक कार्य है अगर आप किसी बच्चे को लेबलिंग कर रहे हैं। क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस इन हिज क्लास एंड द स्कूल फॉर सोशल एंड एकेडमिक इंटीग्रेशन, आपका कार्य है उसके लिए सहायक परिस्थितियां पैदा करना, सहायक वातावरण तैयार करना, कहां पर, कक्षा के अंदर और विद्यालय के अंदर, किस चीज के ध्यान में रखते हुए, सामाजिक और शैक्षिक उसके समायोजन के लिए, उसके जुड़ाव के लिए। नेक्स्ट है, अटेम्प्ट सीक्वेंस लर्निंग टास्क, हमने पहले भी पढ़ा कि जो लर्निंग टास्क है वो सीक्वेंस में चलने चाहिए। नेक्स्ट है, टीचर शुड एनकरेज रिटार्डेड चिल्ड्रन टू मेक यूज ऑफ वर्बल मेडिएशन इन लर्निंग, अध्यापक जो है वो बालक को शिक्षा के अंदर मौखिक जो पहल है या जो मौखिक क्रियाकलाप है वो करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसको उत्साहित करे कि बेटा ऐसा बोल के बताए, ये करके बताए। टीचर शुड गिव एम्फेसिस ऑन ड्रिल एंड रेपिटेशन, वो बच्चा बार बार चाहता है ड्रिल और रेपिटेशन, तो आपको उस पर बल देना पड़ेगा, थकना नहीं है। 8 बार बताया, 9वीं बार पूछेगा बताना पड़ेगा, 50वीं बार पूछेगा बताना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे के प्रति। टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी अप्रोच एंड वेराइड टीचिंग मेथड्स, अध्यापक जो है वो मल्टी सेंसरी अप्रोच, जैसे वकट अप्रोच है, आप टच करना सिखा रहे हैं, आप देखना बता रहे हैं, डिफरेंट सेंसेस जो है वो आप यूज करवा रहे हैं, और टीचिंग मेथड में भी वैरायटी होनी चाहिए क्योंकि वो उसके अटेंशन स्पैन को कैच करेगी। मोटिवेट एमआर चिल्ड्रन, आप जो एमआर बच्चा है उसको मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें, अभिप्रेरित करें। क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर एमआर चिल्ड्रन, अब वो सामान्य बच्चों के साथ तो compete नहीं कर सकता, परंतु कुछ ऐसी को करिकुलर पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करनी पड़ेगी जो विशेष तौर पर उस बच्चे को इन्वॉल्व करने वाली हो। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट शुड बी मेड बाय टीचर, अध्यापक के द्वारा सतत जो मूल्यांकन है वो चलता रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होती रहनी चाहिए। Regular teacher should seek the advice of resource teacher whenever he has difficulty with the child's learning and behavior. सामान्य या नियमित अध्यापक जो सामान्य बीएड करके आता है उसको सलाह लेनी चाहिए, किससे, रिसोर्स टीचर से या स्पेशल टीचर से या साइकोलॉजिस्ट से, कब, जब उसको उसके अधिगम में या व्यवहार में कोई समस्या देखने को मिलती है तब। अकेले नहीं लगे रहना है, अपने ही दम पर नहीं लगे रहना है, खराब हो जाएगा काम। तो ये था हमारा टॉपिक मेंटल टार्डेशन। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए, धन्यवाद।